आज़ादी के आंदोलन के दो बड़े योद्धा, एक वो शांति धर्मा महापुरुष जिन्होंने परिवर्तन और क्रांति के लिए सत्याग्रह का शब्द और चरित्र दिया, जिन्होंने जन आंदोलनों की एक नींव डाली आधुनिक भारत में, और अहिंसा और सत्य के बल पर पूरे देश में एक वातावरण तैयार किया। क्योंकि अंग्रेजों के वक्त में उनके शासन, सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ बोलना देशद्रोह माना जाता था। यद्यपि वो देशद्रोह की जो कानूनन धारा है वो तो आज भी बरकरार है, और उसके अनुसार मैं दिन में हजारों बार देशद्रोह का काम करता, क्योंकि कानून तो वही बना हुआ है। आज जैसी भाषा में बोलता हूं और जो काम वैसा मैं अंग्रेजों के शासन के वक्त करता तो शायद मुझे एक दो बार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा हो चुकी होती। किसी भी परिवर्तन और क्रांति की हर युग में प्रक्रिया होती है, उसकी अवधारणा होती है, उसका तरीका होता है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस युग में क्रांति और परिवर्तन के दौर की भाषा और परिभाषा बदल गई है, उसकी प्रक्रिया बदल गई है। इसलिए आज हम असत्य के खिलाफ, अन्याय और शोषण के खिलाफ बोल ही नहीं पा रहे हैं। इस देश के 99% लोगों के हृदयों में इस क्रांति के लिए वो ज्वालामुखी तैयार हो चुका है। अब ये सारा अंधेरा छटने वाला है, ये सारा पाप मिटने वाला है। मैं कह रहा था, वो शांति धर्मा महापुरुष जो लगातार संघर्ष कर रहे थे और उनका नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी, और उसमें भी साबरमती का आश्रम, बाद में चाहे वर्धा उनके तपोभूमि के रूप में विकसित हुआ। ये तो पूरे राष्ट्र में अनेक स्थानों पर जा जाकर के उन्होंने सभाएं के लोगों को जगाया, और जिसको हम बगावत या विद्रोह कहते हैं, या क्रांति या परिवर्तन कहते हैं, उसके लिए एक वातावरण बनाया। शांति धर्मा महापुरुषों के केंद्र बिंदु महात्मा गांधी और क्रांति धर्मा महापुरुषों के आशा और विश्वास के केंद्र, जिन्होंने आजादी से पहले तो संघर्ष किया ही, आजादी के बाद यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महापुरुष ना होता तो 65 रियासतों का एकीकृत भारत का स्वरूप हमारी आंखों के सामने नहीं है। यदि 565 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत का संकल्प जो हमारी आंखों के सामने आज हमें दिख रहा है, शायद कैसे मुमकिन हो पाता। यूं तो विधाता की ही रचना के अनुरूप कोई ना कोई घटना होती। हर एक रजवाड़ा अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र था, और ये सबको विदित है कि 15 अगस्त 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी कुछ रजवाड़ों ने कहा कि हम भारत के अंदर अपना विलय नहीं करेंगे। उसमें गुजरात के भी कुछ राजा थे, आंध्र प्रदेश के कुछ राजा थे, उसमें जम्मू कश्मीर के भी राजा थे, और आजादी के करीब 14 वर्ष बाद शायद गोवा भारत में सम्मिलित हुआ। ये तो पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। 121 करोड़ का भारत, आज करीब 125 करोड़ की आबादी का ये देश, इसमें यदि एक प्रधानमंत्री भी अच्छा हो जाए तो फिर से भारत विश्व गुरु बन जाए, आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बन जाए। इस देश को वापस एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष की आवश्यकता है, जिसमें साहस हो, शौर्य हो, स्वाभिमान हो, और एक बार जो करने की ठान ले। मुझसे बहुत कहते, बाबा ये सब कैसे काला धन आएगा, कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा, कैसे साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत होगा। इसके लिए एक जुनून की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति करने पर आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। एक ये नहीं कि मुझे करना। आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई कंस और जरासंध में कहां शुरू हुई?
मथुरा वृंदावन से। मथुरा वृंदावन से लड़ाई शुरू हुई और आकर के द्वारका तक वो संघर्ष चलता रहा। और उस समय अर्थात 5000 साल पहले भी भगवान ने यदि सबसे पवित्र स्थान माना तो गुजरात को चुना। ये कितना बड़ा सौभाग्य था। इसलिए आज भी गुजराती हो कोई जगह મળે ને તો સૌથી પહેલા જય શ્રી કૃષ્ણ બોલે તો પહેચાન થઈ જાય કે ગુજરાતી છે। અને કૃષ્ણની સંસ્કૃતિનો રક્ષણ કોઈ પ્રદેશમાં જોવામાં મળે છે તો આ ગુજરાત પ્રાંત છે, ગુર્જર પ્રાંત છે। અને આ રામ અને કૃષ્ણની સંસ્કૃતિ એ જ અમારી શાશ્વત સનાતન વૈદિક ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति है और हम इसके वारिस हैं। आज हमारे सामने चुनौतियां हैं कि अपने पुरखों ने तो तप करके इसको सुरक्षित रखा, आज हम कहां खड़े हैं और आगे किधर जाना है। पिछली दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो 5000 साल पहले तो भारत का स्वर्णिम काल था। उसके बाद में केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पतन हुआ। उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। और 10वीं शताब्दी के बाद से पूरी दुनिया में फिर लूट खसोट शुरू हो गई और खास करके सबसे ज्यादा असर हुआ यूरोप पर। यूरोप एक तरह से दरिद्र हो गया और 15वीं 16वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते तो लगभग पूरा यूरोप भूख से, तबाही से, बाढ़ से, भूकंप से, महामारियों से, गरीबी से, अभाव से त्रस्त हो गया। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिला, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और जब 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में यह हालात बन गए, उसमें सबसे ज्यादा भूख, बीमारी, महामारी, गरीबी, अभाव, अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता जहां सबसे ज्यादा हुई, फिर लूट खसोट, पहले आपस में लूटने लगे एक दूसरे को और उसके बाद में जब वहां की सामग्री भी खत्म होगी तो बाहर भागने लगे। उसमें उस सबसे ज्यादा भूखे नंगे लुटेरे देश का नाम था इंग्लैंड। उसके बाद में स्पेन, फिर पुर्तगाली, फिर फ्रांस, जर्मनी, फिर हॉलैंड और इटली। ये ऐसे करीब 7 देश। आज यूरोप के जो देश हैं, यदि जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इतिहास की दृष्टि से देखें और इतिहास छोड़ो न्याय की दृष्टि से देखें, जस्टिस की दृष्टि से देखें, तो यूरोप के लोग पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक तब रहेंगे जब पूरी दुनिया में से जो जो इन्होंने संपत्ति लूटी हो उसको वापस कर देंगे। अमेरिका आज अमेरिका नहीं है। अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो तो हमारे यहां आदिवासी और वनवासियों से भी ज्यादा उनकी हालत खराब है। उनके लिए कुछ कबीले, उनके वो बनाए हुए बाड़े बनाए हुए, उनमें रहते हैं, वहां उनके लिए कुछ राशन पानी दे देते हैं, उनको दारू भेज देते हैं। वहां बहुत अंधेरे युग में, जो आज से 400-500 साल जैसे अंधेरे युग की बात की जाती है यूरोप के लिए, वैसे युग में आज जीते हैं। भारत में तो बहुत उजाला था, बहुत ज्ञान था, बहुत ज्यादा यहां पर समृद्धि थी, बहुत ऊंची तकनीकी थी, लेकिन हमें उल्टा पढ़ा दिया गया। मैं ये एक बात ये कह रहा हूं कि एक ये दौर चला, 17वीं 18वीं शताब्दी पूरी दुनिया में लूट की शताब्दी के नाम से जानी जाती है इतिहास की दृष्टि से। 19वीं शताब्दी में फिर पूरी दुनिया में क्रांतियों का दौर चला। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद में गुलाम देशों को जो है मुक्त कराने की कोशिशें की गई और जो इनका जो कॉलोनाइजेशन था, जिसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, वो इनका कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया। और उसी का ये जो ओलंपिक गेम चलता है ना, ये उसी का एक हिस्सा है। पूरी दुनिया में ओलंपिक गेम वही होते हैं जो गुलाम देश थे। इन्हें जो मसाल जो थामी जाती है, ये गुलामी का, ब्रिटेन की महारानी के दास्ता का प्रतीक है। इसलिए हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन का ये भी एक हिस्सा होगा कि हम जो है अपने देश के अंदर ये गुलामी की मसाल लेकर के महारानी के चरण वंदना नहीं करेंगे।
सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स, सबसे ज्यादा वर्किंग टाइम जो काम उत्पादन में लगना चाहिए था, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, रिसर्च में, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में, पूरे देश के डेवलपमेंट में समय लगना चाहिए आदमी का, सबसे ज्यादा निकम्मा बनाया इस देश के दो चीजों ने, एक क्रिकेट ने और दूसरा टीवी सीरियल्स ने। इसलिए टीवी सीरियल्स की भी धारा को बदलना पड़ेगा, विचारधारा को बदलना पड़ेगा, और ये सारा जो क्रिकेट का जो जुनून देश के बच्चों में चढ़ा करके और उनको गलत रास्ते पर ले जाया जाता है और उनके वक्त को बेकार किया जाता है, क्योंकि वक्त कभी वापस लौट करके नहीं आता। मैंने आज तक जिंदगी में एक भी क्रिकेट का मैच नहीं देखा, क्योंकि क्रिकेट का मैच देखो तो उसमें कितने घंटे का होता है। आजकल तो 20-20 होने लग गया, पहले तो और भी बड़ा होता था। हमने तो 20-20 वाला भी नहीं देखा, खाली वो न्यूज चैनल देखते हैं ना, तो उसमें भी कभी कभी ये दिखाते हैं तो 20-20, हमको ये भी नहीं पता 20-20 का पूरा मतलब क्या है। शायद पहले वो ओवर ज्यादा होते थे, शायद उनको कम किया है ना, वो जैसा, इतना तो पता ही है ना, ऐसे इतने मूर्ख थोड़ी है। हमको एक चीज देखने के बाद 100 चीजों का अनुमान हो जाता है। मेरे से एक बोले, बाबा आपको सब चीजों का नॉलेज कहां से होता है? मैंने कहा हमको एक बात का पता लगता है, 100 बात उसके पीछे हमको अपने आप ही पता लग जाता है। हाँ, मुझसे बोलते, बाबा तेरे को इतना कष्ट क्यों होता है? अरे मैंने कहा जल, जंगल, जमीन, भू संपदा पूरी भारत माता नीलाम कर दी और हमसे ये पूछते हो कि कष्ट क्यों होता है? कुछ बचा नहीं है क्या? तुम्हारी मां और मां की इज्जत को लुटेरे लूटने और फिर तुमसे कोई पूछे क्यों चिल्लाता है? ऐसी हालत हमारे देश की हो गई है। बोलो बाबा 400 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां लाया? मैंने कहा वैसे तो 400 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है, लेकिन लेटेस्ट समाचार देता हूं, अपडेट करना पड़ता है ना लोगों को। भाई बहनों, अब मैं पीछे की बात छोड़ देता हूं, वर्तमान पर आता हूं। पीछे तो जो कुछ हुआ वो अपने आप में इतिहास और उसके पीछे के तथ्य और सत्य बात को सिखाते हैं, क्योंकि अतीत हमेशा सीखने के लिए होता है, वर्तमान हमेशा जीने के लिए होता है, और भविष्य जो है वो वर्तमान से ही बनता है। आज हम जो करेंगे उससे भारत का भविष्य बनने ही वाला है, इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। पिछली क्रांतियों में मैंने कहा कितना कष्ट सहा लोगों ने, कितने बलिदान दिए। हमने अपने वैदिक साम्राज्यवाद को स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए करीब 200 करोड़ लोगों की आहुतियां दी। यदि इस्लामिक साम्राज्यवाद की बात करें तो उन्होंने भी, वो तो गर्व से कहते हैं कि हमने 100 से 200 लाख लोगों के बलिदान दिए या उसमें कुर्बानियां दी, उसमें हत्याएं हुई, जो जो काम हुए वो एक अलग इतिहास है। इसी तरह से साम्यवाद की जो लड़ाई पीछे शुरू हुई, ये तो मुश्किल से 100 साल पुरानी ही बात है, ये 100 साल पुरानी बात, मैं अभी 500 साल, 1000 साल, 200 करोड़ वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं। साम्यवाद की बात की जाए तो उसमें करीब 13 करोड़ लोगों की आहुतियां लगी, तब जाकर के साम्यवाद सोवियत संघ और चीन में स्थापित हो पाया, जो अभी चीन को छोड़ करके बाकी दुनिया में तो अंतिम श्वासें ले रहा है। ये एक छोटी छोटी क्रांतियां जो धार्मिक रूप से हुई या सांस्कृतिक रूप से हुई या वो राजनीतिक रूप से हुई या आर्थिक रूप से हुई, उसमें जब इतने लोगों के बलिदान लग गए, अरे आज तो हमारे सामने जो वक्त है ये खूनी क्रांति का नहीं, ये आध्यात्मिक क्रांति का वक्त है, वैचारिक क्रांति का वक्त है। और अभी भी हम क्रांति नहीं कर पाए तो कभी क्रांति नहीं हो। पहले यदि क्रांति की बात की जाए, महात्मा गांधी के साथ कोई खड़ा होता तो उसको पुलिस गिरफ्तार करके फिर छोड़ देती थी, वो एक क्रांति थी, उसमें कोई ज्यादा संघर्ष। लेकिन कोई भगत सिंह के साथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ा हो जाए क्रांति के लिए तो दो ही चीज होती थी, वो तो कहते थे या तो जीत या मौत, फांसी के अलावा और कोई ऑर्डर ही नहीं होता था। वो जो अदालतों में मुकदमे चलाए जाते थे वो खाली औपचारिकता के लिए चलाए जाते थे। यदि किसी को पता लग जाए कि इसका भगत सिंह से कोई संबंध है, इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कोई संबंध है, इसका राजगुरु सुखदेव सिंह क्रांतिकारियों से कोई संबंध है, तो उसी समय उसको आतंकवादी, देशद्रोही कह करके और किसी को 2 महीने में, किसी को 4 महीने में फांसी की सजा सुना दी जाती थी। अरे उस समय भी जब आजादी के उस जंग को लड़ रहे थे हमारे दीवाने परवाने वीर वीरांगनाएं भाई बहन, और जब यह पता लगता था कि क्रांति के लिए खड़े होने का मतलब है फांसी, उस समय भी 7 लाख से ज्यादा लोगों ने जब कुर्बानियां दे दी, तो आज तो देश में लाखों लोग क्यों नहीं, करोड़ों लोग क्यों नहीं खड़े हो। आज तो थोड़ा कष्ट देते हैं और इससे कोई विचलित होने का प्रश्न भी नहीं है। मेरे से बोले बाबा जी आप लोगों को ये सब अब कैसे लगता है, क्या होने वाला है? मैंने कहा
क्रांति हमेशा जंगल और जेलों से शुरू हुई थी। भगवान श्री राम ने ना अपनी क्रांति शुरू की थी जंगल से, और भगवान श्री कृष्ण तो पैदा ही जेल में, उनकी क्रांति जेल से शुरू थी। हमारे बालकृष्ण अब जेल गए हैं तो अब नई क्रांति होने वाली हो, ये पूर्व संकेत है उसका। फिर अभी वो तो आएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो थोड़ी सी न्यायिक प्रक्रिया है, पहले वाली न्याय से बोले अच्छा हो गया है न्याय, थोड़ा इसको पूरा सुधारने की तो बहुत गुंजाइश है। जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी बिल की भी बहुत ज़रूरत है। तो क्या क्या करने की ज़रूरत है। देशभक्तों के लिए जेल में जाना गौरव की बात है, फक्र की बात है। और भारत स्वाभिमान में जेल जाने का सबसे पहला गौरव श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को मिला है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसके लिए तो प्रार्थना किया करो कि मुझे पहले जेल जाने का मौका मिले, ऐसे भगवान छोड़ करके सुबह ऐसे प्रार्थना कर लिया करो तो आपका मन और पक्का हो जाएगा। आज की क्रांति में तो बस जेल से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, आगे तो मौत ही है। और मरना तो है भी, और हार्ट अटैक होकर के मर गया तो क्या करेगा, ऐसे बैठे बैठे लुढ़क गया तो क्या करेगा, और सोता सोता ही नहीं उठ पाया तो क्या करेगा। हाँ? इसलिए मैं बात आपसे कर रहा था, इस वक्त जो दौर चल रहा है, अब सोचो, आत्मनिरीक्षण करो, राष्ट्र का निरीक्षण करो। पिछले 65 वर्षों में हमारे साथ कुछ दुनिया के मुल्क आज़ाद हुए, जिसको एक मैंने कहा क्रांतियों का दौर कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुई प्रक्रिया, और 20वीं शताब्दी में काफ़ी देश आज़ाद हो गया। अभी 21वीं शताब्दी में हम जी रहे। 20वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी दुनिया में एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत कुछ बदला। अब 1944 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया में जो बहुत कुछ बदलाव हुआ, वहां से अपने देश को देखो अब कहाँ खड़े हैं हम। हमारे साथ आज़ाद हुआ चीन, हमारे साथ आज़ाद हुए करीब मैंने कहा नहीं 70-71 देश उसी समय आज़ाद होने शुरू हो गए थे। 70-71 जो देश थे उनमें से आप कुछ देशों को देखिए जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं और जो काफ़ी ताकतवर मुल्क थे। आज चीन कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। आज जापान कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर भी बम डाल करके पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया गया था। आज जापान कहाँ खड़ा है, आज चीन कहाँ खड़ा है, आज जर्मनी कहाँ खड़ा है, आज फ्रांस कहाँ खड़ा है। इंग्लैंड भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरी तरह से पस्त हो चुका था, आज इंग्लैंड वापस कहाँ खड़ा हो गया है। अमेरिका, मैंने कहा जिसके 12 करोड़ मूल निवासियों को खत्म कर दिया गया, वहां के लोगों ने, फिर वहां के लोग तो क्या कहें, फिर वहां कुछ लोगों ने मेहनत करके उसको कहां खड़ा किया। आज पूरी दुनिया कहां खड़ी और हम कहां खड़े हैं। यदि इन 65 वर्षों में जो पीछे लूट हुई उसकी तो बात छोड़ दीजिए, इन 65 वर्षों में यदि लूट न होती तो आज भी पुनः विश्व का नेतृत्व भारत के हाथों में ही होता। लेकिन वो गवा दिया मौका हमने। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं यहां से भी हम भारत को संभालना शुरू कर दें, संवारना शुरू कर दें, इसको बचाना शुरू कर दें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और ये मात्र कोई सपना नहीं है। मैं जब भारत के बारे में सोचता हूं तो पूरी दुनिया मुझे दिखाई देती है, और भारत के उदय से ही विश्व का के भाग्य का उदय होगा, ऐसा महर्षि दयानंद से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के महायोगी श्री अरविंद से लेकर के पूरी दुनिया की सभी ऊंची आत्माओं का मानना है। यूं तो ये सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म की ही कृति है, उसी का स्वरूप है। लेकिन इसमें सबसे जो पवित्र भूमि है वो भारत है। देखो, यूं तो हाथ भी पवित्र हैं, पैर भी पवित्र हैं, सब कुछ पवित्र है, लेकिन इसमें सबसे पवित्र है मस्तिष्क, उसमें रहने वाला ज्ञान। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। जैसे अपने इस पिंड में सबसे पवित्र क्या है, मस्तिष्क। ब्राह्मण से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य, ये जो हमारे वेदों में भी जो कहा गया, जैसे इस पिंड के अंदर सबसे पवित्र क्या है, मस्तिष्क, और उसमें रहने वाला ज्ञान, ऐसे इस जहान में, इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान भारत भूमि, और उस पर हमारा जन्म हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। आप ऐसे कभी सोच के देखा करो, भगवान मुझे यदि अफ्रीका में पैदा कर देता तो क्या हाल होता। भगवान मुझे अफगानिस्तान में ही पैदा कर देता या पड़ोसी पाकिस्तान में पैदा कर देता तो क्या हाल होता। क्या माँ बहन बेटियों के साथ में जुल्म जातियां होती हैं, रोज तुम देखते रहते हो। और ऐसे गरीब देश जहाँ ओहो, और वहाँ पर संस्कृति, सभ्यता, सदाचार,
लेकिन अपना ये देश है, इतना पवित्र देश, इतना महान देश, उसके बाद अपने देश में भी तो क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी आपने रोज टीवी पर देखा है, कोकराझार में 3 से 4 लाख लोग बेघर हो गए। वहाँ अभी जो टीवी पर चीज़ें दिखाई जा रही हो पूरी नहीं बताई जाती कि जो है कहीं समाज में असंतोष बहुत ना फैल जाए। पता नहीं कितने सैकड़ों या हजारों लोग मारे जा चुके होंगे। 4 लाख लोग कब घर छोड़ते हैं? कोई जान पर बन आती है तो ही तो छोड़ते हैं। खाली इन 4 लाख लोगों की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हालात बहुत खराब है। इतना आज पूज्य बापू जी के साथ बात कर रहा था। पूज्य बापू जी का बहुत निर्दोष प्रेम है। वर्तमान जो हमारे संत हैं हिंदुस्तान भर में, उन संतों में यदि किसी संत का यदि निर्दोष चरित्र है, ऐसा पावन चरित्र जो केवल और केवल अपने देश धर्म संस्कृति की उन्नति के बारे में सोचता है और जिनका एकदम निष्कलंक जीवन है, ऐसे पूज्य हमारे मुरारी बापू। तब यहां आने से पहले उनके साथ बैठे हुए थे तो चर्चा कर रहे थे, तो बहुत से मुद्दों पर बात हुई। 9 अगस्त के आंदोलन के बारे में भी बात हुई, भारत का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा इसके बारे में भी बात हुई। 3 चीजें हमेशा दिखती हैं। एक, मेरे भारत की ताकत, कितना शक्तिशाली भारत है, इतनी लूट खसोट के बाद भी। पहले जो लूट लिया सो लूट लिया, और आज जो जल जंगल जमीन भू संपदाओं को जो लूट रहे हैं, वो सब भी हर रोज हजारों नहीं लाखों टन सोना चांदी हीरे और कोयला बॉक्साइड एल्युमिनियम सब आयरन और सब लूटा जा रहा है। एक तरफ भारत की इतनी ताकत, दूसरी तरफ भारत की बेबसी। कितने गरीब लोग हैं आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग जो यहां बैठे हैं लगभग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के भी थोड़े ही लोग हैं। बहुत गरीब लोग अभी नहीं है, क्योंकि बहुत गरीब आदमी जो है ना, वो कभी किसी क्रांति में भाग क्यों नहीं ले सकता। वो कभी कभी तो खड़ा हो सकता है बेचारा, क्योंकि 2 वक्त की रोजी रोटी के बारे में सोचता है ना। वो एक दिन आंदोलन में आ गया तो अगले समय उसके बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। इसलिए एक बहुत गरीब आदमी किसी क्रांति में कभी कभी भाग ले सकता है। हमेशा क्रांति मध्यम वर्ग के लोगों ने ही की है। बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति क्रांति क्यों नहीं करता? वो कहता मैं संघर्ष नहीं करता, मैं तो सत्ता के साथ चलूंगा। मुझसे कहते बाबा जी आपके साथ कितने संत हैं? मैंने कहा सरकारी संतों को छोड़ करके सब हमारे साथ हैं। आज हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब रास्ता क्या है? बहुत सी छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखता हूं, जिससे कि आप सब लोगों के बीच में इसकी चर्चा करें। आज हम जहां खड़े हैं, ये लूट खसोट ना होती तो इससे 10 गुना ज्यादा आगे खड़े होते। 65 वर्षों की बात कर रहा हूं खाली। अब मैं ये 200 करोड़ वर्षों की, 200 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं। कितने सालों की? खाली 65 सालों। 65 सालों में आजादी के बाद ये लूट खसोट ना होती तो ये लूट खसोट कैसी चल रही है हिंदुस्तान में? तो एक दिन मैं ऐसे लिख रहा था कुछ विकास का भारतीय मॉडल। तो जैसे इन 7 देशों के कुछ गुने चुने लोगों ने पूरी दुनिया को लूटा, और जब अपने वापस अपने देश में जाते थे तो वहां के राजा इनसे लूट के सामान में से हिस्सा लेते थे और फिर उनके बदले उनको लॉर्ड आदि और दूसरी उपाधियां इनको दिया करते थे। तो भाई बहनों, आज जहां हम खड़े हैं, आजादी के बाद यदि लूट ना होती तो 10 गुना ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था होती। और वो आज भी है, लेकिन वो पैसा दिख नहीं रहा है, खाली बस वो इनविजिबल है, वो अनअकाउंटेड है, वो अंडरग्राउंड है, वो ब्लैक मनी है, वो डर्टी मनी है, वही काला धन है वो। लेकिन कुछ यहां है, कुछ बाहर है, कुछ ब्लैक का व्हाइट कर लिया है,
ये सब ऐसा ये चक्र चल रहा है। इसलिए मेरे से पूछते बाबा जी इतनी बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था आप बताते हो कि भारत में आज भी करीब 50,000 टन से लेकर के 1 लाख टन सोना है, करीब 150 से 300 लाख करोड़ रुपए का तो सोना ही सोना है। भारत की शेयर मार्केट का आकार, साइज ऑफ आवर शेयर मार्केट का जो इकोनॉमी का साइज है वही है 70 से 100 लाख करोड़ रुपए का। और इसमें भी एक फिर है स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट, फिर एक है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है 177 लाख करोड़ रुपए का और करीब स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट 340 लाख करोड़ रुपए का। और इसमें माइनिंग में 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का हर साल खनन हो रहा है। इसमें वैध बहुत थोड़ा होता, अवैध इल्लीगल वो बहुत ज्यादा है। 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का, 25 से 50 लाख करोड़ रुपए का हमारा ओपन मार्केट। और लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल स्टेट ये करीब हमारे देश में 100 लाख करोड़ रुपए का कागजों में तय दिखाया जाता है 20 लाख करोड़ रुपए का ही। ये 7 जो इकोनॉमिक जोन्स हैं हमारे, 7 आर्थिक जो क्षेत्र हैं, इन्हीं में ही हमारी इकोनॉमी का साइज, अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो गया जो मैंने बताया अभी 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो मैंने आपको अभी बता दिया। हमारे पेपर में हमारे देश की जीडीपी कितनी बताई जाती है? 100 लाख करोड़। कितनी बताई जाती है? करीब करीब 100 भी पूरी नहीं, 70-80 लाख करोड़ ही बताई जाती है। पेपर में कितनी बताई जाती है? 70-80 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 100 लाख करोड़। और एक्चुअल कितनी है? अरे जोर से तो बोलो। 1000 लाख करोड़ की है तो फिर ये बताई क्यों नहीं जाती? इतना सा छोटा सा प्रश्न है। अरे बताई तो वही जाएगी जो पेपर में लिख दिया। जो पेपर पर नहीं लिखा उसको क्या बोला जाता अंग्रेजी में? अनअकाउंटेड। इतनी सी तो बात है, इतनी तो अंग्रेजी सीख लो जब बाबा ने सीख ली। एक अनअकाउंटेड है तो, लेकिन पेपर में नहीं लिखा। बोलो बाबा 400 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से लाया? क्या यहां पर हसन अली जैसे 100 आदमी नहीं है? एक हसन अली के पास में कितना था? 1 लाख करोड़। 100, 200, 400 आदमी तो हसन अली जैसे होंगे ही। अब जो जिनके ऊपर आरोप लगा था अभी उसके ऊपर केस चल रहा है कि ये राजा तो उसमें चेहरा है, लेकिन एक मंत्रालय में करीब जो है 2 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे क्या, ऐसे 200 मंत्री नहीं है हिंदुस्तान में? ज्ञान की पराकाष्ठा को ही अध्यात्म में मुक्ति कहते हैं। हमें यदि अध्यात्म के क्षेत्र में मुक्ति पानी है तो भी क्या होना चाहिए? विवेक, ज्ञान। और ऐसे ही देश में भी इस काले धन से, इस भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति पानी है तो क्या होना चाहिए? ज्ञान। ये करप्शन क्या है, ये ब्लैक मनी क्या है, इसके बारे में नॉलेज, इसके बारे में अवेयरनेस, इसके बारे में एजुकेशन, ये शब्द अलग अलग हैं। तो ब्लैक मनी का अवेयरनेस, एजुकेशन, अवेयरनेस, करप्शन के बारे में जो है अवेयरनेस, उसके बारे में एजुकेशन, उसके बारे में अवेयरनेस, और उसको जो है दूर करने की फिर तड़प पैदा होगी। ज्ञान जब हो जाता है ना तब अपने उसका आदमी समाधान ढूंढने लगता है। जब आपको पता लग जाता है कि आपको कैंसर हो गया है तो बोलो इलाज कराते हो कि नहीं? पता है कि बाकी तो सर्दी जुकाम तो चलो ठीक हो जाता है अपने आप, छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी, कैंसर ठीक नहीं होता है। तो अपने देश को अब कैंसर हो गया है और इसका तुरंत इलाज करने की जरूरत है। इसलिए 9 अगस्त का आंदोलन रखा है। यदि इस समय हमने इसका इलाज नहीं किया तो भारत माता नीलाम तो कर ही दी है, बाद में तो अब इसकी बस हत्या होने बाकी रही है। अब भारत माता के पूरे शरीर में, मैं उसको आध्यात्मिक भावनात्मक तौर पर कह रहा हूं, भारत माता के शरीर में फफोले हो चुके हैं, पूरी तरह से वो घायल हो चुकी है। उसको वो नग्न तो कर ही चुके हैं, चीरहरण तो हो ही चुका है, बस अब तो उसकी हत्या ही करनी बाकी शेष रह गई है। तो इस वक्त जो तख्त पर बैठे लोग हैं उनको एक अंतिम अल्टीमेटम। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है,
आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार। इस उम्र में भी मेरे साथ क्या होगा? मैंने कहा 9 अगस्त को एक अंतिम अल्टीमेटम, एक अंतिम मौका देंगे। ये किसी भी आंदोलन का एक चरण होता है। परिवर्तन कोई भी कितना ही बड़ा हुआ हो पूरी दुनिया में, उसको इससे गुजरना होता है। तो अब इस बार अंतिम मौका दिया जा रहा है कि तुम काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश को बचाओ। और यदि तुम काला धन लाते हो, भ्रष्टाचार मिटाते हो, देश को बचाते हो, तो तुम्हारा स्वागत है। यहां से शुरू होगा 9 अगस्त का आंदोलन। इसी वाक्य से शुरू होगा, इसी विचारधारा से शुरू होगा, इसी संकल्प के साथ शुरू होगा, इसी आइडियोलॉजी के साथ शुरू होगा, इसी सिद्धांत के साथ शुरू होगा कि अब अल्टीमेटम है कि या तो अब लाओ, और यदि तुम लाते हो तो हम तुम्हें श्रेय देने के लिए तैयार हैं, और यदि तुम नहीं लेकर के आते हो काला धन, नहीं मिटाते हो भ्रष्टाचार, नहीं बचाते हो देश को, तो ये देश मात्र किसी एक सत्तासीन पार्टी या किसी एक कुल खानदान घराने का नहीं है। हम 121 करोड़ भारतीयों का देश है, और इसको बचाने के लिए हम दिल्ली में आ गए। हमारा वतन हमारे दिल में बसता है, यह हमारे लिए मां है, और हम इसकी संतानें हैं, हम इसकी बेटा बेटियां हैं। हम अपनी मां की इज्जत और आबरू को बर्बाद नहीं होने देंगे। यहां से शुरू होगी प्रक्रिया। फिर 99% संभावना तो यही है कि ये काम को ना करे। मेरे से बोले बाबा इनको दिक्कत क्या है? मैंने कहा इनको दिक्कत ये है, कहते हैं कि जो आज तक लूटा है वो तो सारा छिन जाएगा, और आगे से लूटने का रास्ता बंद हो जाएगा, और हमारे बारे में जब पता लग जाएगा तो फिर हमें या तो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा मिलेगी। तो मेरे से एक बोले बाबा जी कुछ ऐसा भी तो प्रावधान कर दो कि इनको माफी दे दो, एक बार जो लूटा है वो वापस ले लो, आगे से लूटने का रास्ता भी बंद कर दो। तो मैंने कहा इसके बारे में सोचा जा सकता है कि इनको कैसे जिंदा रखा जाए जिससे कि आगे के लोग देखते रहें कि लूटने वालों का हश्र यही होता है। इसलिए हम तो किसी की मृत्यु की कामना तो कभी भी नहीं करते, और जो लुटेरे हैं ना, हम उनके लिए तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको लंबी आयु दे, जिससे कि अपने कर्मों का फल वो यहीं पर भोग करके जाएं। ऐसा प्रार्थना किया करो आप लोग, क्या कि जिन जिन ने पाप किए हैं वो अपने कर्मों का फल यहीं से भोग करके जाए। बेईमानों का जिंदा रहना क्यों जरूरी है? यदि ये मर गए ना तो हमारा हिंदुस्तान आज भी इतना ज्यादा भावुक है, उनके प्रति सहानुभूति हो जाती। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी सत्ता पर बैठे हैं या बैठी हैं, वो जब तक ये क्रांति ना हो जाए तब तक भगवान उनको सलामती रखे उनकी। और भाई बहनों, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हिंदुस्तान में ईमानदार प्रधानमंत्री और 300-400 अच्छे सांसद, बस बहुत हो गया काम। 100 दिन में 100 लाख करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है, और एक साल भर में 400 लाख करोड़ रुपए वापस मिल सकता है, और आगे से लूट का रास्ता बंद हो सकता है। जैसे पूरी दुनिया में पहले अंग्रेजों ने लूट का साम्राज्य कायम किया ना, खास करके यूरोप के लोगों ने, ऐसे हिंदुस्तान में भी क्या लूट ही चल रही है। यहाँ सारे जल जंगल जमीन भू संपदा, कितने घराने, वो तो 7 देशों के कितने 500-700 घराने होंगे, इस देश के भी 500-700 ही घराने हैं। उनके पास में जल जंगल जमीन भू संपदा, पूरी देश की अर्थव्यवस्था उन्हीं की मुट्ठी में। आप और हम लोग जो ये मकान बना करके थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस कर करके और साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद के जो खुश हो रहे हैं ना, ये तो जो देश की अपार दौलत है उसका ये तिल भी नहीं है, तिल के बराबर भी नहीं है। 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो अपनी भू संपदाएं हैं। कितना?
20,000 लाख करोड़, एक एक परिवार को ये पैसा ही वापस मिल जाए तो 10-10 करोड़ मिल जाएगा। ये पैसा बच जाए और ये पैसा मिल जाए, सब में मैं इसका समाधान बताता हूं। न्यायपूर्ण स्वामित्व, व्यवस्था में क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण स्वामित्व, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण उपयोग या प्रबंधन और न्यायपूर्ण भागीदारी। ये 4 चीजें हो जाएं तो हिंदुस्तान में व्यवस्था परिवर्तन हो गया। क्या शब्द का प्रयोग किया? न्यायपूर्ण स्वामित्व। आज देश के जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं, पूरी अर्थव्यवस्था पर स्वामित्व 1% से भी कम लोगों का है। यही तो साम्राज्यवादी है, ये तो अधिनायकवादी, सामंतवादी सोच है। इसी को कुछ लोग पूंजीवादी सोच भी कह देते हैं। क्या बोला? ये चार शब्द याद करो। न्यायपूर्ण स्वामित्व, दूसरा न्यायपूर्ण वितरण। वितरण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, दलित को, वाल्मीकि को, आदिवासी को, वनवासी को, सवर्ण को, पिछड़े को, जिसका हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिला, स्वामित्व नहीं मिला, वितरण भी उसका ठीक से नहीं हुआ। भेजा गया कोई चीज गरीब के लिए, भेजा गया बच्चों के लिए, भेजा गया मरीजों के लिए, भेजा गया वो दलितों के लिए, भेजा गया वाल्मीकि आदिवासियों वनवासियों के लिए, वहां तक पहुंचा ही नहीं। पहले तो स्वामित्व ही ठीक नहीं है, पहले तो स्वामित्व ठीक करना पड़ेगा। 1% से भी कम लोगों के पास जो सारा जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और अर्थव्यवस्था का स्वामित्व है, यह खत्म करना पड़ेगा। 121 करोड़ लोग इस देश के बराबर के हकदार है, उनको हक देना पड़ेगा। यह है न्यायपूर्ण स्वामित्व। ये 3 दिन पहले के शब्द मेरे भीतर आए। मैं कुछ अर्थशास्त्रियों के बीच में बैठा हुआ चर्चा कर रहा था। बोले बाबा जी सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा सॉल्यूशन ये है, सुन लो। बहुत चर्चा की पूरी देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था की। जस्टिस नहीं है ओनरशिप के अंदर, इसमें गड़बड़ कर दिया है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इतनी बड़ी गड़बड़ी है। ये जो काला धन भ्रष्टाचार है, उससे भी मैं तो उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा इसको मानता हूं। ये गलत व्यवस्था के कारण से काला धन पैदा हुआ, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। व्यवस्था ठीक हो जाए तो काला धन कहां से होगा? पैदा ही नहीं होगा। व्यवस्था ठीक हो जाए तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। तो व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि बड़ा शब्द है, लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको बाद में प्रयोग करना पड़ा है। क्यों? पहले जो लूट लिया उतना है, उसके बारे में बताते हैं तो लोगों को एकदम समझ में आता है। आगे की बात मैं कह रहा हूं आपसे। ये कोई पूछे ना आपसे कि इससे हमको क्या मिलेगा, वैसे तो आप जो काम कर रहे हो उससे आपको यश मिलेगा। और आने वाली भारत की पीढ़ियां, जैसे आज हम चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे इन महापुरुषों को, महात्मा गांधी, भगवान राम कृष्ण, ऐसे अपने वीर वीरांगनाओं, ऋषिकाओं को याद करके, रानी चेन्नम्मा बाई, रानी लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई आदि ऐसे अपने महान माताओं को, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, कात्यायनी आदि देवियों को याद करके जैसे गर्व करते हैं ना, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके आप पर गर्व किया करेंगी। ऐसा काम आप कर रहे हो, ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, इसको जरा समझो। फिर दूसरा न्यायपूर्ण वितरण। दूसरा क्या है? न्यायपूर्ण वितरण। और तीसरा है न्यायपूर्ण उसका उपयोग या प्रबंधन। उपयोग या प्रबंधन, यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट। जैसे न्यायपूर्ण यूटिलाइजेशन और वितरण प्रबंधन का क्या मतलब है? जैसे इतना अपने पास में जो है भू संपदाएं हैं, कोयला है, लोहा है, तमाम चीजें हैं, और इसके हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है, यदि इसको ऐसे निकालते रहे तो 50, 100, 200 सालों के बाद कुछ भी मिलेगा ही नहीं। अरे 200 करोड़ वर्षों से अपने पूर्वजों ने इस धरती को रखा, तुम 200 सालों में नष्ट करना चाहते हो? ये चल रहा है इस समय, 100% यही चल रहा है। चौथी चीज, न्यायपूर्ण भागीदारी। अगड़ों की, पिछड़ों की, गरीबों की, अमीरों की, समर्थों की, असमर्थों की, दबे कुचलों की, वंचित लोगों की, जो आदिवासी वनवासी हैं उनसे लेकर के प्रत्येक भारतवासी की, जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सबकी सत्ता और व्यवस्था में बराबर की भागीदारी। वो है ही नहीं। एक मेरे से बोला, बाबा इतना सब आप बताते और ये सब समझ में भी आ जाता है, इनको हमदर्दी क्यों नहीं? मैंने कहा हमदर्दी किसको होती है? जो इस भारत के बच्चों को अपना बच्चा माने, इस भारत की माटी को अपनी माटी माने, उनको दर्द होगा ना।
फिर वो हिंदुस्तान में पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई कहां करते हैं? विदेशों में। तो हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों बनाएंगे? वो इलाज भी हिंदुस्तान में नहीं करते, इलाज कहां करते हैं? अमेरिका में। इलाज उनको कराना नहीं इसलिए हॉस्पिटल नहीं बनाते, पर पढ़ाई उनको करने नहीं इसलिए स्कूल कॉलेज नहीं बनाते। एक ही कानून बना दो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कोई भी नेता बाहर इलाज कराने नहीं जाएगा और बाहर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। बस हिंदुस्तान के सभी नेताओं के बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ेंगे और उनका इलाज उन्हीं सरकारी हॉस्पिटलों में होगा और पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में करेंगे। एक दिन में सबको ठीक हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई और सरकारी हॉस्पिटल में दवाई, ये इलाज है, देसी इलाज है। बोले बाबा इतने इन बातों को लेकर के परेशान रहते, बाबा कैसे हिंदुस्तान बदलेगा? देसी इलाज बता दिया, व्यवस्था परिवर्तन का देसी इलाज, देसी पढ़ाई, देसी दवाई। फिर बोले बाबा पैसे कहां से आएंगे हिंदुस्तान के लिए इतने? आप कहते हो गैस डीजल पेट्रोल आधे दाम में मिलेगा, फिर ये इतना जो ये तो सब वापस लेना है ना जिन्होंने लूटा, उनसे रिकवरी करनी है। फिर जितने भी एमएलए और एमपी हैं, इनके खास करके एमपी एमएलए को तो मुझे पता नहीं कहां, शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बने उनके रहने के लिए। एमपीज के लिए तो दिल्ली में 2.5 एकड़ की कोठी है, सारी कोठियां नीलाम की जाएंगी और एमपीज के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। राजाओं को झोपड़ियों में रहना चाहिए, उनके लिए एकदम फर्स्ट क्लास झोपड़ियां बनाई जाएंगी एक एरिया के अंदर, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी वहां पर। और खाने के लिए उनको सुबह सुबह अंकुरित अन्न और एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा, जो योग नहीं करेगा उसकी तनख्वाह कट जाएगी। जो योग क्लास में नहीं आया, संसद से पहले योग क्लास में आना जरूरी होगा। कपालभाति अनुलोम विलोम किए जो संसद में जाएंगे उल्टे उल्टे निर्णय करेंगे। इसलिए एक उनके लिए एक ऐसा छोटा सा जगह की जरूरत है, छोटी सी जगह में, उसमें सब हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस देश का राजा झोपड़ियों में रहता उस देश की प्रजा महलों में वास करती है, और जिस देश का राजा महलों में वास करता उस देश की प्रजा झोपड़ियों में आ जाती है, गरीब दरिद्र हो जाती है। ये तो सिद्धांत। जितने भी राजभवन बने हुए पूरे हिंदुस्तान में, एक एक राजभवन 50, 100, 200 एकड़ जमीन में बना हुआ है और उसकी कीमत हो करोड़ों अरबों रुपए में। तो जितने भी राजभवन है इन सबको नीलाम करने की जरूरत है। जितने भी एमपीज की कोठियां हैं वो सब नीलाम करने की जरूरत है। और हिंदुस्तान में ये भी कानून बनना चाहिए, कोई भी मंत्री रेड लाइट की गाड़ी में नहीं चलेगा, सब आदमी जैसा गाड़ी में चलना चाहिए। जो है संविधान में जो कानून दिया हुआ है, एमपी क्या है? वो जनता का सेवादार है, सेवक है। तो सेवक को आगे रहना चाहिए मालिक को, मालिक को रेड बत्ती की गाड़ी में नहीं चाहिए नौकर को। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का ये देसी इलाज बताया मैंने आप। हिंदुस्तान के किसान को और हिंदुस्तान के एक जो श्रमिक है इनको न्याय कैसे मिलेगा? मैंने कहा जितनी किसान की औसत आमदनी होती है उतना ही एमपी की तनख्वाह कर दो। किसान और मजदूर को न्याय कैसे मिलेगा? हमारे देश में किसान की औसत आमदनी 2115 रुपए है और एक औसत मजदूर की मजदूरी तय की गई इस देश में अभी करीब 3500 रुपए। तो जितने भी एमपी हैं उनको तय कर दो कि 2100 रुपए से ज्यादा तनख्वाह तब तक नहीं मिलेगी जब तक किसानों को न्याय नहीं दोगे। एक किसान परिवार की औसत आमदनी, ये तो अभी गवर्नमेंट का ही सर्वे था, 2115 रुपए, सब गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। और इनका एक महीने की तनख्वाह कितनी है? एक एमपी साहब के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। कितने? 5 लाख। पहले उसको 1 करोड़ रुपया मिला करते थे विकास के काम के लिए, और अब 5 करोड़ एक साल में। इसलिए बातें कहनी पड़ रही हैं कि हिंदुस्तान को एक बड़े बदलाव की जरूरत है। यही व्यवस्था परिवर्तन है। किसानों को कैसे न्याय मिलेगा, जवानों को कैसे न्याय मिलेगा, इस देश के आदिवासी वनवासियों को कैसे न्याय मिलेगा, जल जंगल जमीन भू संपदाओं की लूट कैसे खत्म होगी, इस देश में चारों तरफ जो अंधेरा है कैसे छटेगा। तो ये अलग अलग सारे जो विषय हैं और अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं बार बार इस बात को आजकल कह रहा हूं, हमारे हक की लड़ाई को राजनीतिक पार्टी,
हमारे हक की लड़ाई कोई खानदान नहीं लड़ने वाला, हमारे हक की लड़ाई हम 121 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुद लड़नी पड़ेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस संकल्प के साथ आपको संघर्ष करना है। भाई बहनों, ये आप अपने अपने ढंग से इस काम में सब लगे हुए हैं। अब इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बहनों को बड़ी भूमिका निभानी है, ये आज संकल्प लेकर के जाना है। और हमारी बहनों को अब क्या करना चाहिए? रक्षाबंधन तक, 9 अगस्त के आंदोलन से, अर्थात रक्षाबंधन के पहले और बाद तक, आजकल तो पहले और बाद तक मनाते हैं ना किसी भी त्योहार को, तो आप लोगों को अभी रक्षाबंधन बहनों को सबको शुरू कर देना है। सुन लो बहनों, हमारी वाली वाली बहनों, शू करवानों से ये ऐसे ही धागे वाली राखी लेकर के जाना और सब भाइयों के हाथों में बांधना, ठीक है? सब भाइयों के हाथ में बांध के क्या बोलना कि अब हम आपको राखी बांधने इसलिए आए हैं कि अब राष्ट्र रक्षा के लिए आपको बड़ा काम करना है। ये हमारी बहनें कम से कम 100 भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगी। तो 2 अगस्त को ये रक्षाबंधन आ रहा है, तो आज से शुरू करके और जन्माष्टमी तक ये बहनें राखी बांधते रहना। और एक एक बहन कम से कम कितने, जो बहन मुझसे प्यार करती है, भारत माता से प्यार करती है, जो सच्ची बहन है, अच्छी बहन है, आदर्श बहन है, वो क्या करेगी? कम से कम कितने भाइयों के हाथ में राखी बांधेगी? 100। मैंने बहुत ज्यादा लंबा आंकड़ा नहीं बताया। तो आपसे कोई दक्षिणा दे तो दक्षिणा मत लेना बहनों। बोले हमारी दक्षिणा यही है कि 9 अगस्त को बाबा के साथ दिल्ली चलो, देश बचाना है, काला धन लाना है। तो भाई बहनों, सबको भाइयों को एक ही बात कहना, जैसे राखी बांधोगी वो जेब में डाल के और हाथ और कुछ पैसा निकालने की कोशिश करेगा। बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको तो काला धन चाहिए, हमें तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, हमें तो देश बचाना है। तो बोलिए रक्षाबंधन पर राष्ट्र रक्षा के लिए आपके हाथ में हम राखी बांधने के लिए आए, हमारे गुरु ने हमको भेजा है, ठीक है? तो कितने हाथों में बांधोगी बहनों? कम से कम 100 को बांधना, कम से कम। और जो बाकी हैं तो कुछ तो 1000 भी पेल देंगे। हाँ? ये माँ तो बहुत तगड़ी वाली है, बोला काले 100 पूरी करीश बाबा। रोज 250 घर घूमती है, खड़ी हो जा भैया। एकादशी को 250 घर एक ही दिन में, 200 घर करीब एक ही दिन में पूरा कर देती। शुरू कब करती है यात्रा मैया? सुबह में। सुबह कितने बजे? सुबह में 8 बजे 9 बजे। सुबह से 8-9 बजे से शुरू कर देती है और शाम को शुरू। बहू अच्छी है, रोकती नहीं है। 200 घर एक ही दिन में पूरा कर देती है। तो हमारी सब बहनें निकलेंगी और ये रक्षाबंधन की राखी अब कृष्ण जन्माष्टमी तक बांधती रहेंगी। और उनको एक ही संकल्प के साथ कि आओ अब 9 अगस्त को दिल्ली चलो, देश बचाना है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, बस ये काम। और मुझे भी बांधना पड़ेगा। हमारे सबसे पहले दिनेश बाबा को बांध देता हूं। इधर ये सबसे बड़ी उम्र वाले ऋषि जैसे लगते हैं ना भाई। दिनेश भाई हमारे गोवा में सबसे पहले योग क्रांति के बीज इन्होंने डाले हैं। अपना गुजराती भाई से त्या रहे से। तो बाबा जी को पहले सबसे पहले मैं ही बांध रहा हूं। और ये प्रसादी की है, मेरे को बहनों ने बांधी तो बोलते बोलते नीचे आ गई। और ये दूसरी किसको बांधू? हरी भाई, ये तो दक्षिणा भी मोटी देने वाला है ना। अभी इसका 1 करोड़ बाकी है, थोड़ा सा भी। 1 करोड़ में जो बाकी है वो जल्दी पूरा कर देना। हाँ हरी भाई, मैंने उसमें काफी तो दे दिया है भाई। ऐसे तो अभी तो इस बार दक्षिणा अभी करोड़ की नहीं मांग रहे, क्योंकि इसका तो हरी भाई ने तो पूरा ही मुझे ही अपना वारिस बना दिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भाई का। और ये हमारा लक्ष्मण तो सच में ही लक्ष्मण है। जैसे राम का लक्ष्मण था ना, ऐसे रामदेव का लक्ष्मण है। आजा आजा आजा, अभी भी तो ये अभी भी 11 लाख लेके आया।
ये तो जिसका ऐसा हमारा भाई है, ये देखो, बाकी तो लोग, मुझे करोड़पति लोगों ने भी दान दिया है, थोड़े से लोग हैं उसमें, लेकिन हमारा साधारण कार्यकर्ता है, और साधारण कार्यकर्ताओं में शायद सबसे बड़ा दान देने वाला हमारा लक्ष्मण भाई है। मैंने घर परिवार बच्चे पूरा परिवार ही इसमें समर्पित है, इसलिए इसको कोई रोकता ही नहीं है कभी। अब मुझे आगे इसको रोकना पड़ेगा, अभी तू थोड़े दिन अभी घर को भी देख ले। अभी तो मुझे पता भी नहीं था, अभी भी 11 लाख रुपए लेकर के आया है, लेकिन 11 लाख की बात नहीं है, इसने अपना पूरा सर्वस्व इस अभियान के लिए अर्पित कर दिया। और बहन का क्या नाम है? मनीषा। वो भी आई हुई है ना, नीचे बैठी है। आजा मनीषा। ए भी राखड़ी मन बांधी नहीं गई है यहाँ। 450 गांव में खुद गए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे इन पवित्र भाई बहनों के लिए। ये बहनों को भी बांधते हैं कि नहीं बांधते? बांधते। चलो इसको भी बांध देता हूं। और ये हमारा ऐसा परिवार है, तो ये भी चीजें, ये भाई करीब लक्ष्मण करीब 50 लाख रुपए का इस दान दे चुका है। कितना बड़ा दिल है इसका। इस अभियान के लिए अपने तन मन धन सर्वस्व अर्पित करने वाले भाई बहनों की, ऐसे तो गुजरात से हमारी यात्रा शुरू हुई योग अध्यात्म की, बड़े रूप में सूरत से, और इस योग यात्रा के साथ भारत स्वाभिमान की भी यात्रा वो गुजरात से ही शुरू हुई, और वो भी जन्माष्टमी के दिन शुरू हुई। अब जन्माष्टमी पर ही दिल्ली में झंडा गड़ रहा है। इसलिए अब ये 2 साल में, अब ये महाक्रांति का ये पहला चरण पूरा हो रहा है, और भारत में एक बहुत बड़े परिवर्तन की नींव डाली जाएगी इस बार दिल्ली में। तो ये करीब 2 सालों में कितने लाख किलोमीटर की यात्राएं हुई हैं। ऐसे तो पिछले करीब 2 दशक से यात्रा चल रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों में जितना मैं घूमा हूं, एक तरफ मेरे पिछले 20 साल और एक तरफ ये 2 साल, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, कौन सा प्रांत में नहीं गया। करीब आज तक ये 2 सालों में इतना घूमा, पूरा कुल मिला के 2 दशकों में करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करके, करीब 11,000 से ज्यादा सभाएं और शिविर करके, जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत की है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, अब क्रांति का आगाज पूरा हो चुका है। अब तो क्रांति बस होने ही वाली है। अब तो ये सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब ज्यादा वक्त नहीं शेष रह गया है। अब भाई बहनों, आप सबको तो तैयार होना ही है। मैंने कहा घर घर जाकर के अब जन्माष्टमी तक अब उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध करके राष्ट्र रक्षा के लिए उनको सब भाई बहनों को तैयार करना है। और आप भाई बहनों में से कितनों ने रिजर्वेशन करवा लिए हैं दिल्ली के? जिनको आप हजारों भाई बहनों के रिजर्वेशन हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं कराया या तो कोशिश कर लेना, अभी भी बाकी है, थोड़े दिन बाकी है वैसे तो, क्योंकि अब वेटिंग में आने लग गया सबका। तो सब जो वेटिंग में आता हो तो बस से आएंगे। अरे नहीं, रिजर्वेशन मिले तो कोई जरूरी है क्या? सिंपल डब्बू में भी चल के देखा करो। हमने तो अपनी यात्रा वहीं से शुरू की, महात्मा गांधी उसी में चला करते थे। रिजर्वेशन होगा तो ही जाएंगे। अरे रिजर्वेशन क्या होगा, रिजर्वेशन के चक्कर में ही तो गड़बड़ हो रही है सब। ये काला धन जब वापस आएगा और भ्रष्टाचार मिट जाएगा, इतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाएंगी कि 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। सबके बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, संस्कारों के और आध्यात्मिक मूल्यों के, सबको नौकरी, सबको शिक्षा, सबको नौकरी। तो इसको क्या बोलते हैं? 100% रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन 100% तभी होगा जब विदाउट रिजर्वेशन आप आओगे। चलो दिल्ली, देश बचाना है, काला धन, भ्रष्टाचार, ये संकल्प चारों तरफ। अब तो वैसे अब तो 9 अगस्त की तैयारी ऐसे जोरों से चल रही है, चारों तरफ लोगों में चाव चढ़ा हुआ है। परिवर्तन का जो आगाज हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। और हौसला रख करके, हिम्मत रख करके आगे बढ़ो। हाँ, अजय ना मारो दीकरो आया तो एक दिग्विजय बीजू છે। એનો તો નામ આપણે લેવાનું બંધ કરી દીધું છે, અને આ અમારો વાલો દિગ્વિજય છે। આપણા ગામ અલમપુર ના
अलमपुर आखा गांव में આવી ऐसा योजना चलाई, ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ऐसा अभियान चलाया, आज पूरा अलमपुर गांव व्यसन मुक्त हो चुका है। और उस अलमपुर गांव में, अरे एक तो 6 फीट का आदमी था, क्या नाम था उसका, वो तगड़ा वाला था ना, हाँ महिपत सिंह। वो महिपत सिंह से मैंने पूछा कितनी दारू पीता था, बोले जितनी मिल जाए उतनी। मैंने कहा फिर भी, बोला 2 लीटर, 2 लीटर। मैंने कहा देसी की विदेशी, बोले दोनों। उस अलमपुर गांव में क्या इन्होंने कमाल किया। ये काम जे भावनगर जिला में अलमपुर गांव में जे काम थયું છે એ 6,38,365 गांव में જ્યારે થઈ જશે ત્યારે સમગ્ર ક્રાંતિ આવી જશે હિન્દુસ્તાન। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है। आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार।